नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। इकाई 3 पूर्ण करने के बाद आज हम इकाई 4 के जो हमारे छोटे छोटे प्रत्यय और बचे हुए अंत के जो लास्ट में है अम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, अस्तित्ववाद और उत्तर आधुनिकतावाद, जितने भी सारे बचे हैं हमारे प्रत्यय 7-8 बचे हैं, अब हम वो शुरू कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अम्बेडकर दर्शन, जो कि वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत है। इकाई 4 है और भाग 6 है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इनके जीवन के बारे में कि अम्बेडकर जी का पूरा नाम क्या है। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, और इनकी पत्नी का नाम है रमाबाई अम्बेडकर। इनका जन्म देखें तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी है और इनकी मृत्यु हुई 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। तो ये तो इनका जो तथ्य हैं वो बात हो गई। फिर ये साथ साथ विधिवेता रहे हैं, यानी कि कानून के अंतर्गत सारे कार्य किए हैं इन्होंने, कानून मंत्री, और इन्होंने अर्थशास्त्री रहे हैं। ये राजनीतिज्ञ थे, समाज सुधारक थे, और काफ़ी कुछ जो बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में, तो हम इन्हें कह सकते हैं कि एक ऑलराउंडर व्यक्ति जो होता है वो रहे हैं ये। भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री रहे हैं ये, और भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष रहे हैं, यानी कि ढांचा बनाने वाले जो है, संविधान जो बनाने की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष रहे हैं ये। फिर अम्बेडकर की विचारधारा की बात करें और उनके दर्शन की बात करें तो उसे अम्बेडकरवाद के नाम से माना जाता है, कहा जाता है। और इनकी अम्बेडकरवाद जो है वो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विचारधारा है। देखें तो इनका संपूर्ण जीवन जो है वो भारतीय समाज में सुधार के लिए समर्पित था, और अस्पृश्य लोगों के लिए और दलितों के लिए वे मसीहा कहे जाते रहे हैं। और उन्होंने सदियों से पद दलित वर्ग को सम्मान पूर्वक जीने के लिए एक सुस्पष्ट मार्ग भी दिखाया है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, बहुत सारी इनकी सोच ऐसी है, और इनकी हम कह सकते हैं इनका जो दर्शन पूरा ऐसा है जो बहुत कुछ अपने में समेटे हुए हैं। और 1990 ईस्वी में अगर हम देखें तो डॉक्टर अम्बेडकर को मरणोपरांत जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनका मूल दर्शन की बात करें अगर एक वाक्य में बोलना चाहें हम, तो भारत में जाति विहीन समाज की स्थापना ये करना चाहते थे कि जातियों में जो लोग बटे हुए हैं उसके कारण जो दलित लोग हैं, अस्पृश्य लोग हैं, जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, उनसे अलग ये एक ऐसा भारत चाहते थे जिसमें कोई भी प्रकार की जाति ना हो। और डॉक्टर अंबेडकर ने देखें तो गौतम बुद्ध के मूल मंत्र बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय को अपनाया। हिंदू धर्म छोड़कर इन्होंने बौद्ध धर्म बाद में अपना लिया था। तो बुद्ध भगवान के जो हैं ये नक्शे कदम पर चलने वालों में से एक हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये तथ्य हैं इनके बारे में। और देखें तो इन्होंने जो अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचार, शोषण जो हुए हैं उनसे संघर्ष करने की शक्ति भी प्रदान करी है देश में। तो बहुत सारा इनके, अगर आप इनको पढ़ने बैठेंगे तो इनके ऊपर एक तो इतनी सारी किताबें जो इनके ऊपर लिखी गई हैं, और इनके द्वारा भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है। तो बहुत कुछ है इनके बारे में पढ़ना, तो इन्हें थोड़े से में समेटना और इनके सिर्फ दर्शन को पढ़ना जो है वो मैं थोड़ा बहुत जो इसमें इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिहाज से वो ही लेकर आई हूँ आज आपके लिए। तो डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन पर आधारित उनके द्वारा किए गए कार्य पहले हम पढ़ लेते हैं कि उन्होंने, अगर उनके दर्शन को हम देखें तो उनका दर्शन अभी हम देखेंगे बाद में कि दो ही भागों में मेन हमें नज़र आता है। एक तो सामाजिक दर्शन है, और अगर हम कहें तो समाज के अंदर जो है शिक्षा भी आती है। तो सामाजिक दर्शन के अंतर्गत ही इनकी शिक्षा दर्शन भी आता है। लेकिन क्योंकि इन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें बोली हैं, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो शिक्षा दर्शन को हम अलग लेकर पढ़ते हैं। तो इनके दर्शन पर आधारित इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनमें से पहला ये है कि इन्होंने एक तो वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। जो भी जैसे हमारे यहाँ पे चतुर्वर्ण व्यवस्था रही है, तो इन्होंने जो है इस व्यवस्था को अवैज्ञानिक, अत्याचारपूर्ण, संकीर्ण बताया, और उनके अनुसार जो है श्रम के विभाजन पर आधारित ना होकर ये जो व्यवस्था है ये श्रमिकों के विभाजन पर आधारित था। तो ये चाहते थे कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये बदल जानी चाहिए, और कमज़ोर वर्ग को भी उतना ही अवसर मिलना चाहिए जितने के शक्ति वाले वर्गों को मिलता है। तो उन्होंने यह स्पष्ट किया कि शूद्रों की उत्पत्ति और हीनता का कारण वे स्वयं न होकर ब्राह्मणों का जानबूझकर किया गया प्रयास था। ऐसे इन्होंने काफ़ी सारी जो है पुस्तक वगैरह में इन्होंने लिखा है। तो मैं जो भी आज आपको इधर बता रही हूँ इसमें इसका जाति से कोई संबंध नहीं है। इनके दर्शन को हमें पढ़ना है, जो पुस्तकों में लिखा गया है वही मैंने बोलना है। किसी जाति के विरुद्ध या किसी जाति के साथ में जाकर इसमें कुछ नहीं बोल रही हूँ। दूसरा, इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया है कि जाति व्यवस्था जो है हमारे भारत देश में वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी, कि जातियाँ नहीं होनी चाहिए। दलित वर्ग के साथ जो भी छुआछूत का व्यवहार वगैरह होता है वो सब नहीं होना चाहिए। जाति व्यवस्था न केवल हिंदू समाज को दुष्प्रभावित
करती है बल्कि भारत के राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक जीवन में भी जहर घोलती है, ऐसा इनका मानना था। इसलिए इन्होंने जाति प्रथा का भी विरोध किया। फिर इन्होंने अस्पृश्यता का विरोध किया और अछूतोद्धार भी करा इन्होंने, यानी कि जो लोगों को, दलितों को अधिकतर जो लोग छूते नहीं थे उनके साथ जो छुआछूत का व्यवहार करते थे। जैसे शूद्रों का जब जन्म हुआ तो वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 वर्ण जो थे उनसे अलग रहते थे और ये वर्ण जो है अलग रहता था। तो उनके साथ जो व्यवहार था वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इन्होंने जो है इनके सुधार के लिए और इनके उद्धार के लिए, अछूतोद्धार मतलब अछूत लोग जो थे, दलित लोग जो थे, उनके उद्धार के लिए भी इन्होंने बहुत सारे कार्य ऐसे किए हैं। इन्होंने जो है देखा जाए तो हिंदू समाज की मान्यताओं में परिवर्तन पर बल दिया। ये चाहते थे हिंदू समाज में जो भी मान्यताएं हैं उसमें परिवर्तन पर बल दिया जाए, कि वो उनको बदल देना चाहते हैं। जैसे कि हिंदू समाज और हिंदू धर्म में जो भी मान्यताएं से चली आ रही थी जिसमें अस्पृश्यता जैसी संकीर्णता थी उसको ये खत्म करना चाहते थे। तो इस प्रकार से फिर इन्होंने अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया कि एक जाति के अंदर क्यों विवाह करना, आपस में भी 2-3 जाति जो भी है, एक जाति दूसरे जाति में विवाह क्यों नहीं कर सकी। इसके कारण इससे जो है आपस में प्रेम सौहार्द की भावना भी पैदा होगी। तो इन्होंने अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। फिर इन्होंने दलितों की शिक्षा, संघर्ष और संगठन पर बल दिया। इनका विश्वास था कि दलितों के उत्थान में केवल उच्च वर्णों की सहानुभूति और सद्भावना ही पर्याप्त नहीं है। उनका मत था कि दलितों का तो वास्तव में तब उत्थान होगा जबकि वे स्वयं सक्रिय और जागृत होंगे। इसलिए उन्होंने घोषणा की कि शिक्षित बनो, आंदोलन चलाओ और संगठित रहो। तो इस प्रकार से ये सारे कार्य इनके द्वारा किए गए हैं। फिर इन्होंने जो है व्यवस्थापिका में दलित वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व का भी समर्थन किया। इनका मानना था कि दलित वर्ग को अपने हितों की रक्षा के लिए विधायी कार्यों को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए राजनीतिक जो सत्ता होती है उसमें भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसलिए इनका सुझाव था कि केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल जो है उसमें दलितों की भागीदारी हेतु पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए कानून बनाना चाहिए। फिर इन्होंने सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग की। इनका मत था कि दलित वर्ग के उत्थान के लिए आवश्यक है कि उन्हें सरकारी सेवाओं में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए और इनके अनुसार इनके लिए दलित वर्ग हेतु आरक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए, जैसे कि आज है। फिर इन्होंने कार्यपालिका में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग करी कि इनका मानना था कि दलित वर्ग को नीति निर्माण के कार्यों में भी उचित अवसर के लिए मंत्रिमंडलों में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो है मिलना चाहिए। तो ये सारे जो है कार्य इन्होंने किए। फिर इन्होंने नारी गरिमा का भी समर्थन किया। इसका मतलब यह है कि स्त्रियों की जो हीन दशा थी उससे भी ये काफ़ी शुद्ध थे। उन्होंने उस साहित्य की भी कटु आलोचना की जिसमें स्त्रियों के प्रति भेदभाव का दृष्टिकोण अपनाया गया था। इन्होंने दलितों के उत्थान और प्रगति के लिए भी नारी समाज का उत्थान जो है आवश्यक माना। इन्होंने ये भी माना कि स्त्रियों के सम्मान पूर्वक और स्वतंत्र जीवन के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा ही इन्होंने स्त्री पुरुष समानता का बहुत व्यापक समर्थन किया है। तो ये सारे कार्य जो है अंबेडकर जी के दर्शन पर ही आधारित है। उनकी सोच ऐसी थी, उनका दर्शन ऐसा था, उनकी फिलॉसफी ऐसी थी, तभी ये सारे कार्य वो जो है कर पाए हैं। अब आगे देखते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर की जो मुख्य पुस्तकें हमें नज़र आती है जो उनके द्वारा लिखी गई हैं, अंग्रेज़ी में पुस्तकें हैं, नाम इनका अंग्रेज़ी में था, इसलिए मैंने जो है फिर लिपि की दिक्कत होती है पढ़ने में, इसलिए मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया है। द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु वर द शूद्रास 1948 ईस्वी में, द बुद्धा एंड इज धम्मा एंड मनु एंड द शूद्रास, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन एंड पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये इनकी कुछ मुख्य पुस्तकें हैं। पुस्तकें तो इनकी बहुत ही सारी हैं, लेकिन ये कुछ मेन पुस्तक थी जो मैंने जिसके नाम यहाँ पे लिखे हैं। अंबेडकर के दर्शन को मैंने बताया कि मैंने 2 मुख्य भागों में बांटा, सामाजिक दर्शन, शिक्षा दर्शन, क्योंकि इनका दर्शन, इनकी फिलॉसफी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसको बहुत सारे भागों में बांट कर भी आप लिख सकते हो और चाहो तो आप सामाजिक दर्शन, शिक्षा दर्शन, शिक्षा को अलग इसलिए कर दिया क्योंकि शिक्षा का भाग इन्होंने बहुत बड़ा लिया है, शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा है, उसको हम अलग से पढ़ सकते हैं सामाजिक दर्शन के अंतर्गत ना रख के। वरना देखा जाए तो सामाजिक दर्शन में ही शिक्षा भी इंक्लूड है क्योंकि समाज के अंदर ही शिक्षा भी आती है। तो इनके दर्शन जो है 2 मुख्य नज़र आते हैं। फिर शिक्षा दर्शन के जो इनके मूलभूत आधार हैं उनको देख लेते हैं कि ये शिक्षा कैसे चाहते थे ये। तो जब हम इनके शिक्षा दर्शन की बात करते हैं तो इन्होंने तो मेन जो है वर्णाश्रम का विरोध किया और उसी को शिक्षा की प्रगति का मूल आधार भी बताया है। तो इनके कुछ मूलभूत आधार हैं इनके शिक्षा दर्शन के। देखें तो हम थोड़ा ही देखेंगे इसके बारे में कि मानवता को प्रबुद्ध करने का साधन होना चाहिए कौन? शिक्षा।
जो वर्णाश्रम व अज्ञान की दीवार का भेदन कर सके। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए। दूसरा, शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि जो शिक्षा बौद्धिक प्रवृत्ति के विकास का मार्ग तैयार करने वाली कारक बने, जो श्रेष्ठ स्वधर्म स्वयं तय करने की योग्यता पैदा करे, यानी कि बुद्धि प्रखर बना दे, ऐसी प्रवृत्ति का विकास करे जो स्वयं भी अपना निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त कर दे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तीसरा, शिक्षा को अंधविश्वास रूढ़ियों को तोड़ने का सबल आधार होना चाहिए, यानी कि अंधविश्वास रूढ़ियों का भेदन करने में समर्थ होनी चाहिए। यह ऐसा कारक हो जिसमें कम से कम अपने ही बंधुओं के बीच मित्रता, समानता, सहयोग और सहभागिता के संबंध बन पाए और जाति, संप्रदाय, धन, जन्म स्थान आदि के बंधन का ह्रास हो सके, यानी कि अंधविश्वास रूढ़ियाँ सब खत्म हो जानी चाहिए। ऐसी शिक्षा हमें देने में समर्थ करना है अपना भारत। तो इस प्रकार से ये शिक्षा के आधार बताए हैं इन्होंने। फिर इन्होंने कहा कि शिक्षा का जो प्रमुख संदेश है वो मानव सेवा होना चाहिए हमेशा, जिससे मानव मानव के बीच एकता रहे, उनके बीच सम्यक संबंधों के विकास को बल मिले। तो शिक्षा का प्रमुख संदेश हमेशा मानव सेवा ही होनी चाहिए। अब देखिए, जो प्रश्न यूजीसी नेट में आएगा ना, वो इनके दर्शन में से आएगा। तो इन्होंने क्या क्या बातें करी हैं ये सारी हमें पता होनी चाहिए। फिर इन्होंने क्या कहा शिक्षा के बारे में कि ऐसी होनी चाहिए शिक्षा जो सड़ी गली धारणाओं को कुचलने में समर्थ हो, जिससे दोषयुक्त व्यवहारों में भी परिवर्तन हो सके, जो धारणाएं जो बेकार की चली आ रही हैं वो भी समाप्त हो जाएं, ऐसी शिक्षा हमें देनी चाहिए बच्चों को। फिर सरल स्वरूप वाली शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का स्वरूप भ्रामक नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, उसमें छल प्रपंच का आधार नहीं होना चाहिए, बस मानवता के बीच प्रेम प्रसारित करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि मनुष्य स्वयं का महत्व समझे, ऐसी शिक्षा ऐसा कारक बन जाए, यानी कि मनुष्य स्वयं की वैल्यू करना सीखे कि मैं कुछ हूँ, मेरा महत्व भी कुछ है। स्पेशली ये बात इन्होंने दलितों के पक्ष में जरूर बोली है, क्योंकि वो भी समझे कि उनका भी महत्व जो है बहुत है इस संसार में। फिर इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है स्वतंत्र बुद्धि का विकास करे, यानी कि शिक्षा वह कारक बने जो कि उसकी बुद्धि को स्वतंत्र कर दे, साथ साथ बौद्धिक प्रतिभा को निर्धन और निकृष्ट होने से भी बचाए। तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। फिर समाजोपयोगी मूल्यों की स्थापना करे, साथ साथ पारलौकिक मूल्य स्थापन की जगह ऐसे समाजोपयोगी मूल्यों के सृजन और स्थापन में सहयोगी बने शिक्षा। तो ऐसी शिक्षा की उन्होंने बात करी है जो समाज के लिए उपयोगी हो मूल्य, ऐसे हमें मूल्य डालने हैं बच्चों में, ऐसी ही शिक्षा होनी चाहिए। फिर इन्होंने व्यक्तित्व विकास की बात करी है कि मानव सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित हो शिक्षा, साथ साथ मानव के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करे, समग्र विकास करे, जिसे हम कहते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो व्यक्तित्व विकास की बात करी है इन्होंने शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में। फिर इन्होंने कहा कि शिक्षा जो है वास्तविक जीवन पर आधारित हो, उस पर अवलंबित हो, जिससे सामाजिक, राजनीतिक, सौंदर्यात्मक और नैतिकता के सही मानदंड विद्यार्थी में विकसित हो सके। तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो चुनौतियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी क्षमता पैदा कर दे जिससे कि चुनौतियां तो हमारे सामने आए, उससे भी हम निपट सके, साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की यात्रा भी सुगम हो सके। तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा हो जो सद्गुणों का विकास कर दे, सद्गुण धारण करे शिक्षार्थी, साथ में उनमें ऐसी शक्ति का विकास हो जिससे वे न्याय व समानता के सिद्धांत को भी पोषित करे। तो शिक्षा के द्वारा सारे सद्गुणों का भी विकास होना चाहिए। तो ऐसी शिक्षा हो, इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी सारी बातें की हैं और बताया है। सारा शिक्षा के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बोला है। फिर इन्होंने कहा है कि आदमी केवल रोटी पर ही जीवित नहीं रह सकता, उसको मस्तिष्क भी मिला हुआ है जिसे विचारों की खुराक चाहिए, यानी कि तन को तो रोटी सब्जी चाहिए खाना चाहिए, लेकिन दिमाग को भी स्वस्थ विचारों की खुराक चाहिए। ऐसे विचार हों जो उसे उसके खुद के विकास में, समाज के विकास में सहायक हों। अब देखें तो इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य भी बताए हैं। इन्होंने जो है शिक्षा को मानव कल्याण का महत्वपूर्ण साधन माना और इन्होंने साथ साथ ये बुद्ध की शिक्षाओं से भी प्रभावित थे। एक बार तो इन्होंने कहा भी था कि इस प्रकार बौद्ध देशों की नव पीढ़ी को मैं सलाह देता हूँ कि वह बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं की ओर अधिक ध्यान दे। तो इन्होंने जो है बहुत कुछ शिक्षा के बारे में बताया, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से प्रभावित थे तो काफ़ी सारी बातें ये बौद्ध भगवान की भी करा करते थे। फिर इनके अनुसार शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं मेन, पहला तो है नैतिक और चारित्रिक विकास। तो इन्होंने जो है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन कर चारित्रिक विकास माना है और उन्होंने
कहा भी था कि शिक्षा एक दुधारी तलवार की तरह है। जो व्यक्ति चरित्रहीन व विनय रहित है वह शिक्षित होते हुए भी एक पशु से भी भयावह है। ये इन्होंने एक 12 फरवरी 1938 को एक नवयुवकों की एक सभा में ये बात बोली थी कि शिक्षा एक दुधारी तलवार है। फिर दूसरी बात इन्होंने बोला कि शिक्षा का उद्देश्य है मानसिक और बौद्धिक विकास भी करना। उन्होंने कहा था कि समाज में शिक्षा ही समानता ला सकती है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तो उसमें विवेक सोच की शक्ति पैदा हो जाती है, जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। फिर इन्होंने कहा कि इसका जो उद्देश्य है शिक्षा का वो शारीरिक विकास भी है। इन्होंने कहा कि शरीर के संतुलित विकास में ही विकास के बीज छिपे हैं। इसे जानकर ही उचित आहार विहार के प्रति सतर्क करने को शिक्षा का उद्देश्य माना और उनका विश्वास था कि इसी से ही सृजनात्मक सोच भी विकसित हो सकती है। तो इस प्रकार इन्होंने काफ़ी सारे शिक्षा के जो है उद्देश्य बताए हैं। फिर इन्होंने कहा कि एकता शक्ति का विकास भी जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। इन्होंने कहा कि एकता से साहस पैदा होता है और साहस से आंदोलन छेड़े जाते हैं और उन्हीं से कुछ प्राप्त भी होता है। किसी आदर्श या उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। हमें इसका प्रयोग हिंसा की भांति नष्टकारक रूप में नहीं बल्कि तेज की तरह निर्माणात्मक ढंग से करना चाहिए। तो काफ़ी सारे इन्होंने शिक्षा के जो उद्देश्य बताए उनके बारे में आपको बात बता रही हूँ। फिर जो इन्होंने अंतिम उद्देश्य बताया शिक्षा को वो कहा संकीर्णता से मुक्ति। इन्होंने कहा कि संकीर्णता से मुक्ति का साधन जो है वो शिक्षा ही हो सकती है। और इन्होंने कहा कि जो आदमी को पुरोहितवाद, धर्मांधता, कट्टरता, सांप्रदायिकता, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, परलोकवाद, ईश्वरवाद, नरक स्वर्गवाद, छुआछूत आदि से मुक्त कर दे, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ऐसी संकीर्णवाद से हमें दूर करना चाहिए बच्चों को, ताकि समाज जो है वो एक अच्छा बने। तो इस प्रकार से इन्होंने शिक्षा के ये सारे उद्देश्य बताए हैं। फिर इन्होंने जो है शिक्षा से संबंधित कुछ अन्य विचार भी सामने रखे। इन्होंने कहा कि शिक्षा को राष्ट्रीय प्रेम जागरण, जो इसमें मुख्य शब्द है, उसमें विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। इन्होंने कहा था एक बार कि मेरी राय में आज की सबसे अधिक मूल आवश्यकता इस बात की है कि जन समुदायों में एक सामान्य राष्ट्रीयता की भावना पैदा की जाए। यह भावना नहीं कि वे प्रथम हिंदू, मुस्लिम, सिंधी या कर्नाटकी हैं, बल्कि यह कि प्रथम तथा अंततः भारतीय हैं। यानी कि उनमें कोई भी भाषा के आधार पर, कोई भी जाति के आधार पर, देश के राज्य के आधार पर कोई भी जो है उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब अपने आप को सिर्फ भारतीय माने, ऐसी उनकी विचारधारा थी। फिर इन्होंने वे चाहते थे कि शिक्षा कालानुरूप होनी चाहिए, वह पाठ्यक्रम मानव सर्जना को दिशा देने वाला होना चाहिए। इन्होंने पाठ्यक्रम को लेकर भी काफ़ी कुछ लिखा है। इनके अनुसार जो है, इसके आगे हम देखते हैं और भी पॉइंट है इस पाठ्यक्रम के बारे में। इन्होंने कहा कि गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व आचरण को शिक्षा को मुख्यतः पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाना चाहिए। खेलकूद, व्यायाम और जीविकोपार्जन की शिक्षा को भी स्थान मिलना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखें तो जो गांधी जी का दर्शन है शिक्षा के बारे में, वही थोड़ा बहुत इनका भी दर्शन हमें यहाँ पे सेम नज़र आ रहा है, क्योंकि गांधी जी भी हाथ से काम करने पर अधिक बल देते थे। यही काम जो है ये भी बोल रहे हैं कि जीविकोपार्जन की शिक्षा मिलनी चाहिए। बच्चे की रुचि जिस कार्य में हो, जो हाथ से कुछ बुनाई करना चाहता है, सिलाई है, टोकरी बनाना, ये सब काम भी बच्चे को सिखाने चाहिए ताकि वो बड़े होकर जीविकोपार्जन भी कर सके, अपना जीवन भी चला सके। तो इस प्रकार इन्होंने पाठ्यक्रम के बारे में ऐसा कहा है। फिर उन्होंने शिक्षण विधियों के बारे में भी कहा। शिक्षण विधियों में जैसे नॉर्मल विधियां होती हैं कि लेक्चर दे देना या फिर सिर्फ बात करना बच्चों से, इन पर बल नहीं दिया। इन्होंने कहा कि करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, तर्क द्वारा सीखना, प्रश्नोत्तर द्वारा सीखना, वाद विवाद आदि विधियों के प्रयोग पर बल देते थे। यानी कि शिक्षण विधियों में देखो तो आप ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि छात्र केंद्रित शिक्षण की बात कर रहे हैं कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो बच्चे के इर्द गिर्द घूमती हो, ना कि अध्यापक के इर्द गिर्द घूमती हो। तो ये बात हमें भाव यहाँ से समझ लेना चाहिए। प्रश्न आ सकता है कि कैसी शिक्षा की बात करी है, छात्र केंद्रित या अध्यापक केंद्रित। तो छात्र केंद्रित शिक्षा की इन्होंने बात करी है। फिर इसके बाद इन्होंने शिक्षण विधियों के बाद शिक्षक की भी बात करी कि वे शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। शिक्षक व्यक्तिवादी विचार से युक्त न होकर विस्तृत व्यापक दृष्टिकोण का स्वामी होना चाहिए। समाज की रूढ़ियों को तोड़ने वाला व समाज को सम्यक दिशा देने वाला यथार्थवादी होना चाहिए। यानी कि अपना मन स्वयं, उसकी शिक्षक की जाति, उसका वर्ण, ये उसके दिमाग पर हावी नहीं होना चाहिए। वे हर बच्चे को समान रूप से समझे, हर बच्चे को समान रूप से शिक्षा प्रदान करे, बल्कि जितने रूढ़ियाँ बुराइयाँ समाज में हैं उनको खत्म करने की दिशा में भी ये कार्य करें। तो इस प्रकार से शिक्षक ऐसा होना चाहिए। फिर इन्होंने शिक्षार्थी की भी बात करी। शिक्षार्थी यानी कि छात्र की बात है, पढ़ने वाले विद्यार्थी की बात है कि उसमें भी अपने आप में सामंजस्य का गुण विकसित
करे, ऐसा शिक्षार्थी जो है होना चाहिए। और जो है प्रगति और न्याय के आधारों को जो है छिन्न भिन्न नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सामान्य मूल्यों के प्रति अटूट आस्था रखनी चाहिए। तो इन्होंने शिक्षार्थियों के बारे में भी ऐसी बात कही है। फिर महिलाओं के लिए भी काफ़ी कार्य किया है इन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को अनिवार्य शिक्षा के पक्ष में थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 3, 16, 1 और 16, 2 में महिलाओं के साथ भेदभाव के खिलाफ उचित प्रबंध भी किए इनके द्वारा। तो इन्होंने जो है महिलाओं को अनिवार्य शिक्षा देने की जो है बात की है। तो ये सब इनका शिक्षा दर्शन जो है हमें नज़र आता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने जो है दलित शिक्षा पर विशेष बल दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है इनके दर्शन का। डॉक्टर अंबेडकर के लिए चिंता का मूल विषय था कि देश में जो व्याप्त है सामाजिक असमानता, उसको किस प्रकार से दूर किया जाए। तो इन्होंने जो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में दलित शिक्षा का मुद्दा उठाते हुए जनसंख्या को 4 वर्गों में बांटते हुए इन्होंने अपनी बात रखी थी। ये 4 वर्ग इन्होंने क्या बताया? एक तो बताया कि विकसित हिंदुओं का वर्ग है, एक तो दूसरा बताया इन्होंने कि मध्यवर्ती हिंदुओं का वर्ग है, जिसमें वही लोग भी शामिल हैं जिन्हें अब राजनीतिक उद्देश्यों के लिए गैर ब्राह्मण जैसे मराठा और अन्य संबंधित जातियां कहा जाता है। तीसरा वर्ग पिछड़ी जातियों का है, जिसमें दलित वर्ग, पहाड़ी आदिम जाति और अपराधी आदिम जातियां शामिल हैं। और चौथा वर्ग इन्होंने मुसलमानों का बताया। तो इस प्रकार से इन्होंने जो है जनसंख्या को कुल मिलाकर 4 भागों में बांटा और इन सबकी शिक्षा की बात करी, जिसमें स्पेशली इन्होंने जो है पिछड़ी जातियां, जो तीसरा वर्ग है जिसमें दलित वर्ग शामिल है, उसकी इन्होंने बात बताई। इन्होंने ये भी कहा कि पिछड़ी जातियों की जो स्थिति है वो मुसलमानों से भी बहुत ज़्यादा खराब है और मेरा केवल यही निवेदन है कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के वे सबसे अधिक हकदार हैं और उन्हें वास्तव में यह मिलना भी चाहिए। तो इस मामले में सरकार द्वारा मुसलमानों की अपेक्षा पिछड़ी जातियों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। ये भी सब कुछ इन्होंने वहाँ पर कहा और जनसंख्या को 4 भागों में बांटकर जो है इन्होंने बताया। तो देखें तो इन्होंने दलित लोगों के लिए, दलित विद्यार्थियों के लिए इन्होंने तकनीकी शिक्षा की भी बात करी है। इन्होंने कहा कि विज्ञान और इंजीनियरिंग में शिक्षा ने कोई प्रगति नहीं की है। इसी क्रम में उन्होंने आगे कहा कि कला और विधि के विषयों में शिक्षा अनुसूचित जातियों के लिए अधिक मूल्यवान नहीं हो सकती। अनुसूचित जातियों को विज्ञान और टेक्नोलॉजी में उन्नत प्रकार की शिक्षा जो है अधिक सहायक होगी। तो इन्होंने दलित विद्यार्थियों की शिक्षा, वो भी टेक्निकल शिक्षा की इन्होंने बात करी और दलित विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की भी इन्होंने बात करी और उनके लिए आरक्षण की बात करी। और आज आरक्षण लागू है भी हमारे भारत देश में। और इन्होंने जो है शिक्षा संबंधी बहुत सारे विचार जो है रखे हैं हमारे सामने। और उस टाइम क्योंकि ये न्याय मंत्री भी रह चुके हैं, तो इन्होंने बहुत सारे न्याय के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है और बहुत बड़ा इनका जो है दर्शन है देखा जाए तो। लेकिन जो मेन बातें थी वो देखें तो यही रही हैं। अगर हम देखें तो इनके विचार जो है आज न केवल दलित समाज के लिए बल्कि पूरे भारतीय समाज के लिए उपयोगी हैं। इन्होंने बहुत सारे विचार अपने रखे जो हमें बजट जो होता है उसके बारे में भी इन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई हैं कि बजट को भी किस तरह से लागू किया जाना चाहिए, उसमें कैसे कैसे नियम रखने चाहिए। दलितों के लिए शिक्षा है, उनके लिए रोजगार का मार्ग प्रशस्त करने वाले ये महानायक भी रहे हैं। और इन्होंने जो है लिखा कि यदि सरकार दलित जातियों के बीच शिक्षा का प्रसार सच्चे मन से करना चाहती है तो उन्हें कुछ उपाय भी करने होंगे। और इन्होंने जो है 3-4 प्रकार के उपाय भी बताए। जैसे इन्होंने कहा कि जब तक अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को रद्द नहीं किया जाता और स्कूल बोर्डों को प्राथमिक शिक्षा का हस्तांतरण बंद नहीं किया जाता, तब तक आशंका है कि दलित वर्गों के हित को भारी आघात लगता रहेगा। काफ़ी सारे बताए इन्होंने। और दलितों और वंचितों को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने में मदद करने में भी संविधान में प्रावधान किए गए अनुच्छेद 15A, अनुच्छेद 17 जो कि अस्पृश्यता का निवारण और प्रत्येक व्यक्ति को समानता का दर्जा देता है, अनुच्छेद 29 जो सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कमज़ोर तबकों के प्रवेश के बारे में है, अनुच्छेद 30 जो अल्पसंख्यक संस्थान बनाने के बारे में है, अनुच्छेद 39 जो पुरुष और महिलाओं को समान काम और समान जीवन अधिकार देने के मामले में है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे अनुच्छेद, बहुत सारा जो है न्यायिक कार्य, बहुत सारा विधि कार्य इन्होंने किया है। तो संपूर्ण देखें तो इनका दर्शन बहुत विशाल है। तो आपको आशा करती हूँ आज समझ आया होगा अम्बेडकर जी का दर्शन जो है पूरा। जो इम्पॉर्टेंट बातें थी यूजीसी नेट के लिहाज से वो मैंने सारी इसमें पढ़ा दी है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स आप लोग करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ साथ हमारी वेबसाइट भी, हम उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं, www.teachereducation360.com, जहाँ पर जाकर आप हमारी PDFs भी ले सकते हैं न्यूनतम शुल्क पर, वहाँ पर है वो। और अगर किसी चीज़ की आपको प्रॉब्लम आती है PDF
PDF में, तो आप डायरेक्ट हमको जो है हमारी मेल पर मेल कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से वो बात कई बार नीचे चली जाती है कमेंट्स में, तो वो हम देख नहीं पाते। कोई प्रॉब्लम PDF खरीदने से संबंधित है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप डायरेक्ट हमें मेल भी कर सकते हैं। तो आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। आगे इसका अगला विषय जो हम पढ़ाएंगे वो हमारा लोहिया जी का दर्शन है। इसमें अगला ही जो हमारा प्रत्यय है इसी पाठ नंबर 4 का। तो इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।